बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़, हम सर्जरी का लास्ट वीडियो में मैंने हर्निया सारे डिस्कस कर दी हैं। इस वीडियो के अंदर हम पेरिटोनियम को डिस्कशन करेंगे। पेरिटोनियम के अंदर जो टाइप्स हैं वो आपकी बेले एंड लव के अंदर लोकलाइज्ड भी लिखी हुई है, जनरलाइज्ड भी। फिर डोगर के अंदर प्राइमरी भी लिखी हुई है, सेकेंडरी भी लिखी हुई है। तो हम दोनों तरफ से हम इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मतलब थोड़ी सी वीडियोस के अंदर जो है ना इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है, यूँ कह लेंगे एग्जामिनर इसके बारे में काफ़ी सुन भी लेते हैं, बेटा प्राइमरी क्या होता है, पेरिटोनाइटिस, सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस क्या होता है, वो सारा हम डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ पेरिटोनियम होता क्या है। बेसिकली सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कि मीज़ोथीलियल सेल से हमारे पास लाइन की जाती है, ठीक है। नंबर 1 पे MCQs अगर आ सकता है तो ये हमारे पास सीरस मेम्ब्रेन होता है जिसको लाइन किया होता है किसने, मीज़ोथीलियल सेल्स ने जो है ना वो इसको लाइन किया होता है, ठीक है। अब ये बॉडी की लार्जेस्ट कैविटी है पेरिटोनियम, ठीक है। सबसे बड़ी कैविटी है जिसके अंदर सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अब इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, या तो वो पेराइटल पेरिटोनियम हो सकता है या फिर हमारे पास विसरल पेरिटोनियम हो सकता है। जो विसरल है ना, ये जो अब्डोमेन के या जितने भी विसराज को जो लाइन करेगी वो विसरल पेरिटोनियम होगी। पेराइटल में हमारे यहाँ पे ना सारी की सारी विसरल नर्व होती हैं और ये हमारे पास इनसेंसिटिव टू पेन होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास विसरल नर्व जो है ना इन सब को सप्लाई करती है विसरल पेरिटोनियम को, और ये इनसेंसिटिव होती है। मतलब इसके ऊपर जो मर्ज़ी आप टपाटप कर लें आपको पेन नहीं होगी। पेन कब होती है, जब वो पेराइटल पेरिटोनियम को हमारे पास इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो पेराइटल पेरिटोनियम बेसिकली लाइन करेगा जो विसराज को छोड़ के जो हमारे पास एब्डोमेन है, ठीक है, उसको, और हमारे पास जो इन्फीरियर सरफेस ऑफ द डायाफ्राम है, ठीक है, इन्फीरियर सरफेस ऑफ डायाफ्राम, उसको इसने लाइन करना है। और ये हमारे पास थी विसरल नर्व इनको इनर्वेट कर रही थी, जबकि यहाँ पे हमारे पास जितनी भी सोमैटिक नर्व्स हैं ना, ठीक है, वो हमारे पास इसको लाइन करेंगी। और ये हमारे पास कह लें कि सेंसिटिव टू पेन है क्योंकि सोमैटिक नर्व इसमें अंदर आ गई है। तो ये हमारे पास इसको जब एक हद तक विसरल कंट्रोल करती है इन्फेक्शन को, जब वो पेराइटल तक पहुंच जाता है तो वहाँ पे हमारे पास पेन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे पेन है, यहाँ पे पेन नहीं है। ये फ़र्क आपको एनाटॉमी के अंदर भी पड़ा होगा, तो इस वजह से मैंने जल्दी से इसको बता दिया। अच्छा, अगर कोई पूछे बेटा फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम क्या है, तो बहुत से स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं। तो यार कुछ भी नहीं करना, आपने बता देना है कि ये जो है ना पेन परिसेप्शन के अंदर, मतलब हमें बता देगा कि कोई गड़बड़ चल रही है मेरी जान, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमारे पास हम अब ओवरऑल पेराइटल और विसरल को मिला के मैं इसके फंक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तो ये पेन की परसेप्शंस को जो है ना वो हमारे पास डिटरमाइन करती है, और इसके अलावा हमारे पास लुब्रिकेशन के अंदर विसरल की लुब्रिकेशन जो है ना, ठीक है, उनको लुब्रिकेट करने के लिए वो सारे का सारा फिनोमिना करती हैं। बाकी हमारे पास ये फ्लूइड और पार्टिकल्स जो है ना उनकी अब्जॉर्प्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ इसने हेल्प करनी होती है, ठीक है। उनकी अब्जॉर्प्शन के अंदर भी, साथ में इन्फ्लामेटरी और जितने भी हमारे पास ना इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। एक हमारे पास इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स और साथ में आपके पास जो भी इम्यून रिस्पॉन्सेज है उसके लिए ये बड़ा हमारे पास एक इम्पोर्टेंट यूँ कह लें कि स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास जब भी इंजर्ड होगी तो पेरिटोनियम जो है ना अपना इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट प्रोड्यूस करेगी। मतलब इसके ऊपर कुछ भी इंजरी होगी, कुछ भी गड़बड़ी होगी पेरिटोनियम के ऊपर, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, वह यहाँ वजह क्या हो सकती है। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसको ख़राब कर सकता है, कोई भी हमारे पास इस्कीमिया, केमिकल, डायरेक्ट ट्रॉमा, या फिर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर मैं बता दूं कि इन्फ्लामेटरी कब कब ये हमारे पास एक्सुडेट प्रोड्यूस करेगी। तो हमारे पास जितने भी इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट है ना, ठीक है। अब इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आके इसको सारे के सारे को ख़राब कर सकता है। और उसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो है ना आपके पास मशहूर ज़माना अपेंडिसाइटिस का, मतलब वो कहते हैं ना अपेंडिक्स फट गई और वो पूरे पेट में दर्द हो गया, वो अपेंडिसाइटिस हो सकता है। नंबर 2 पे वो लोग जिनको टीबी होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस आपने कहा सुना होगा कि टीबी फैल जाता है पूरी बॉडी के अंदर, तो वो वहीं से लंग्स का टीबी जो है ना वो हो सकता है पेरिटोनियम के अंदर चला जाए।
फिर हमारे पास नंबर सेकंड पे हो सकता है कोई केमिकल इंजरी, मतलब वो आपने गाँव में सुना होगा ना कि वो उसने स्प्रे पी ली है या तेज़ाब पी लिया है, तो इसके अंदर बेसिकली या फिर कोई भी बाइल का जो है ना बाइल के अंदर भी केमिकल्स होते हैं, तो हमारे पास बाइल की वजह से जो पेरिटोनाइटिस होता है ना वो हमारे पास केमिकल हो सकता है। या फिर हमारे पास इस्कीमिक इंजरी कोई भी हो जाए, ठीक है, इस्कीमिया मतलब कोई भी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज्ड हो जाए, तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी वेस्कुलर ऑक्लूजन हो सकती है, ठीक है, वेसल वहाँ से हमारे पास अक्लॉट कर गई हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर मैं कह देता हूँ कि हो सकता है डायरेक्ट ट्रॉमा हो सकता है वो बॉक्सिंग करता हो ना, ठीक है, अमूमन हमने पीएमए में देखा हो कि पेट में जो है ना लग गया और वो कैडेट जनाब वो सीएम में चला गया, उसको बहुत दर्द होगी, तो वो डायरेक्ट ट्रॉमा बेसिकली क्या होता है हमारे पास हो सकती है। या फिर कोई ऑपरेशन के दौरान जो है ना वो सर्जन साहब से जो है ना वो नया नया सर्जन था तो ऑपरेशन के दौरान भी वो ट्रॉमा कर सकते हैं। या कोई भी एलर्जिक जो है ना कंडीशन जो इसको ख़राब कर सकती है, ठीक है, हो सकता है वो सर्जिकल ग्लव से कुछ लोगों को हो सकता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, या फिर स्टार्च से कह लें उसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है पेरिटोनाइटिस हो सकता है। तो ये हमारे पास इसकी कुछ इन्फेक्शन है। तो अब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ प्रॉपर पेरिटोनाइटिस के ऊपर। तो हम इसको पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम इसकी जो है ना वो स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर जो है ना चलते हैं। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अभी मैंने वीडियो शुरू कर दी हैं। तो अब हमारे पास केस आ जाता है व्हाट इज़ पेरिटोनाइटिस, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, इसको हम कहेंगे पेरिटोनाइटिस, ठीक है। पेरिटोनियम क्या था, मेसोथेलियल सेल थे, लार्जेस्ट थे और सीरस इन नेचर था। तो अब उन्हीं के अंदर अगर हमारे पास कोई भी यूँ कह लें कि एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाए, अचानक से उसको शदीद दर्द शुरू हो गया है पेरिटोनियल कैविटी की, तो वो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली काज अगर कोई पूछे तो हमारे पास जो है ना वो बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस होता है, मतलब बैक्टीरिया ही जिसके अंदर हमारे पास अपेंडिक्स फट सकती है या टीबी के बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो एनरोब भी हो सकते हैं, एरोबिक भी हो सकती हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी अगर हम फर्दर डिस्कशन करें तो वो एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड भी हो सकती हैं, एक्सोटॉक्सिन भी मीडिएटेड हो सकती हैं। अब आपकी माइक्रो थोड़ी सी उसने ना बेली एंड लाव के अंदर गई, या तो वो हमारे पास क्या रहा कि एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड हो सकते हैं या फिर हमारे पास वो एक्सोटॉक्सिन मीडिएटेड हो सकते हैं, ठीक है। जो एंडो वाले होती हैं वो मोस्टली हमारे पास ग्राम नेगेटिव जितने भी होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कौन सा आ जाता है, ई कोलाई आ जाता है, ठीक है, या फिर हमारे पास इंटेरोकोकस आ सकती हैं, वो सारे के सारे। जबकि हमारे पास एक्सोटॉक्सिन जितने भी ग्राम पॉजिटिव वाले हैं ना, जिसके अंदर यूँ कह लें कि क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम, तो ये हमारे पास एक्सोटॉक्सिन वाले, तो ये बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस इसकी बड़ी वजह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या क्या कहते हैं कि ये मोस्टली वही बैक्टीरिया होते हैं जो रेजिस्टेंस होते हैं पेनिसिलिन से, तो इस वजह से इनके लिए हमने ना फिर मेटिंडाजोल जो है ना वो हमने देनी होती है, जिसके फ्लैजेल के नाम से हमारे पास गोली आती है ना, तो हमारे पास ये आती है। फिर इसके अलावा और क्या क्या वजह हो सकती है, मतलब नॉन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सोर्स में अगर पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो सकता है अगर उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो, पीआईडी का पेशेंट है ना, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, तो उसके अंदर भी देखा गया कि हो सकता है। या फिर किसी को माइकोबैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो, माइकोबैक्टीरियम टीबी की वजह से हो सकता है, या फिर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो, तो वो सारे के सारे होता है। रूट एंड इन्फेक्शन हमारे पास क्या क्या है, हेमेटोजीनियस स्प्रेड है, ठीक है, खून के ज़रिए जा सकता है, या फिर फीमेल जेनिटल ट्रैक के ज़रिए हमारे पास ये सारे की सारी सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रूट इसका अगर पूछ लें रूट ऑफ स्प्रेड क्या है, तो वो हमारे पास हो सकता है कोई भी जो है ना वो हेमेटोजीनियस होगा, मतलब ब्लड के ज़रिए, या फिर हमारे पास हो सकता है कोई भी फीमेल जेनिटल ट्रैक के ज़रिए हो सकता है, ठीक है, फीमेल जेनिटेलिया की वजह से हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई भी एक्सोजीनस कॉन्टामिनेशन, मतलब ड्रेन किया है उसने, कोई सर्जरी करवाई है, कोई ट्रोमा हुआ है, तो वहाँ ट्रोमा से चीज़ें जा रही हैं, तो वो हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो इसी बुनियाद के ऊपर हमने जो है ना फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो वो या वो कहता है हमारे पास लोकलाइज पेरिटोनाइटिस हो सकता है, या फिर हमारे पास हो सकती है जनरलाइज पेरिटोनाइटिस। अब मैं चीज़ों को ऐसे ऐसा क्लोज करना चाह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बेली एंड लव, ताकि हमारे पास ईजिली हो जाए, ठीक है। लोकलाइज बेसिकली क्या होता है, फास्ट फैक्टर दैट फेवर द डेवलपमेंट ऑफ द लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोकलाइज मतलब एक ख़ास जगह पे, जनरलाइज्ड पूरा होता है, हमने कहा ना कि लोकल एनेस्थीसिया होता है, जनरल एनेस्थीसिया होता है। जनरल में क्या होता है, पूरी बॉडी का एनेस्थीसिया हम दें तो अगर वो जनरल होता है, लोकलाइज में अगर किसी खास एरिया का एनेस्थीसिया हो, तो पेरिटोनाइटिस भी इसी तरह अगर किसी खास एरिया का होगा तो वो लोकलाइज्ड होगा, अगर पूरी बॉडी या पूरी पेरिटोनियम इन्वॉल्व होगी तो वो उसके अंदर जनरलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसके अंदर बेसिकली स्लो पेरिस्टालसिस जो है ना इसकी
फेवर के अंदर आ जाता है। मतलब हमारे पास अगर किसी को बहुत पेरिस्टाल्सिस बहुत स्लो है तो वो भी इसको फेवर करेगी। या फिर हमारे पास जो है ना सर्जिकल ड्रेन जिनके अंदर लगा होता है उनके अंदर हमारे पास मोस्टली देखा गया है। अब यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि इनिशियली जो है ना मरीज़ आपके साथ किस तरह आएगा, उसको होगा मलेज़, एनोरेक्सिया, नोज़िया, वही मतलब मतली आना और जो बुखार सा रहना, भूख ना लगना, पायरेक्सिया, फीवर होगा, टैकीकार्डिया, ठीक है। तो मलेज़, एनोरेक्सिया, पायरेक्सिया मतलब आप खुद भी लिख सकते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को कभी पेट दर्द हो तो उसको क्या हो, कभी खाना नहीं खाएगा, मतलब वो गनूदगी सी रहेगी, बुखार रहेगा, दिल तेज़ धड़क रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारा रिजिडिटी होता है, रीबाउंड टेंडरनेस होगी, ठीक है, गार्डनिंग होगी एब्डोमिनल वॉल के अंदर। अगर तो उसका जो है ना वो कह लें कि डायाफ्राम इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हमारे पास फ्रेनिक नर्व की इनर्वेशन की वजह उसको शोल्डर टिप पेन हो, कहेगा मेरे एक कंधे में बड़ी शदीद दर्द हो रही है। तो ये आपको पक्की निशानी है कि लोकलाइज्ड हमारे पास पेरिटोनाइटिस है। जबकि जनरलाइज्ड के अंदर हमारे पास जो है ना वो इंजेक्शन ऑफ द फूड, विरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यंग चिल्ड्रन जिनके अंदर मोमेंटम बहुत छोटा है या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ठीक है, जो इम्यूनिटी बिल्कुल ही उड़ी हुई होती है जिनकी वो, या फिर हमारे पास कोई भी ऐसा सडन परफोरेशन हो जाए तो उसके अंदर फिर क्या होता है, अचानक से कोई चीज़ फट गई है तो वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगी, तो वो जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस करवा देगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इम्यूनो कम्प्रोमाइज और सडन अगर परफोरेशन होगी तो ये एक बड़ी वजह है जो इसके अंदर हमारे पास आ जाती है। अब इसके अंदर फीचर क्या होते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास स्लो था, मतलब मलेज हल्के से फीचर, यहाँ पे आप मरीज़ आपके पास आएगा सवेयर एब्डोमिनल पेन के साथ, ठीक है, अचानक से उसके एब्डोमेन के अंदर बहुत शदीद किस्म की दर्द हो जाएगी। फिर एनोरेक्सिया, फीवर, मलेज, इस वाले सारे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। साथ में कूल्ड क्लेम्जी होंगी, सनकन आइज़, ड्राई टंग होगी, डिहाइड्रेशन वाली सारी सनकन आइज़, क्योंकि वो खा भी नहीं रहेगा तो सनकन आइज़ हो गया, डिहाइड्रेशन वाले सारे की सारी हो जाएंगी। और बस यही बातें हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन आप क्या क्या करवाएंगी ऐसे पेशेंट के अंदर, तो वो हम एंड पे देखते हैं। पहले हम इसके बाद दूसरी एक क्लासिफिकेशन है प्राइमरी या सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस, इसको साथ में देख लेते हैं। इसके बाद में आपको इन्वेस्टिगेशन और फिर एंड पे हम पूरे का स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी के अंदर, देखो पेन तो दोनों के अंदर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कह लें कि एब्डोमेन पहले बिल्कुल स्टीराइल होगा, ठीक होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लड के ज़रिए जो है ना वो माइक्रोब अगर हमला करते हैं, सेप्टिक मतलब सेप्टिसीमिया हो जाना थ्रो हीमेटोजीनस स्प्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्राइमरी की और सेकेंडरी की अगर फ़र्क आ जाए तो आप किस तरह लिखें, दरमियान में लाइन लगाना। यहाँ पे लिखेंगे पहले हमारे पास जो है ना वो एब्डोमेन बिल्कुल स्टीराइल होता है, ठीक है, एब्डोमेन जो है ना वो हमारे पास स्टीराइल होगा, ठीक है। बाद में हमारे पास जो है ना वो इन्वेड करते हैं माइक्रोब्स, ठीक है, इन्वेड करेगा माइक्रोब्स वाया हमारे पास किस तरह, हीमेटोजीनस, खून के ज़रिए, हीमेटोजीनस स्प्रेड जो है ना वो खून के ज़रिए। तो एब्डोमेन पहले स्टीराइल था लेकिन बाद में वो हीमेटोजीनस स्प्रेड के ज़रिए वो आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे जो पेन होगी जनरलाइज्ड पेन होगी। अब आ रहे हैं इसका पूरे एब्डोमेन के अंदर जनरलाइज्ड हमारे पास पेन होगी। वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे पूरे पेट में दर्द है। फिर हमारे पास क्या होगा, रिजिड एब्डोमेन होगा, ठीक है, एब्डोमेन बिल्कुल हमें सख्त होगा, टेंडर रिजिड एब्डोमेन, और साथ में हमारे पास एसाइटिस भी जो है ना वहाँ पे डेवलप होगी। यहाँ जीआईटी की कोई परफोरेशन आपको नज़र नहीं आएगी, सही, जो यहाँ पे आपको नो जीआईटी अगर परफोरेशन, आपने पूरा जीआईटी एग्जामिन किया, आपको परफोरेशन प्राइमरी वाले में पेरिटोनाइटिस में नहीं मिलेगी। तो नो परफोरेशन ऑफ द जीआईटी। क्लिनिकल सिम्टम्स हमारे पास क्या होंगे, एक हमारे पास होगा जी पेन, साथ में हमारे पास रिजिडिटी, और साथ में हमारे पास क्या होगा जी टेंडरनेस। तो ये तीन चीज़ें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या होगा, ल्यूकोसाइट का लेवल हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, और आप साथ में लिख देंगे एयर, नो एयर अंडर दी, क्योंकि जब परफोरेशन ही नहीं हुई हमारे पास, नो परफोरेशन, तो आपको या एक्सरे वगैरह जब करवाएंगे ना, ठीक है, तो हमारे पास नो एयर अंडर दी डायाफ्राम, नो एयर अंडर डायाफ्राम। तो ये आपने एक कंडीशन बता देनी है अपने एग्जामिनर को ताकि वो इससे आ जाए यार थोड़ा सा फोकस हो जाए। तो अमूमन जब परफोरेशन होती है तब एक्सरे देखते हैं तो आपको वहाँ पे ना डायफ्राम के नीचे यूं करके गोला सा एयर का नज़र आता है काले रंग का, लेकिन अगर वो यहाँ पे इस केस में प्राइमरी पेरिटोनाइटिस में ऐसा कोई सीन नहीं होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है, सिंपल आप एंटीबायोटिक कवर देंगे, मरीज़ आपके पास ठीक हो जाएगा, ठीक।
अब हमारे पास आते हैं जी सेकेंडरी परफोरेशन में। सेकेंडरी में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो उसको परफोरेशन की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास GIT की परफोरेशन आपके पास ज़रूर होगी। आप जब एग्जामिन करेंगे तो कहीं से अपेंडिक्स फटी हुई होगी या कुछ ना कुछ ऐसा लीकेज सिस्टम होगा। तो इसके अंदर हमारे पास सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी जो है ना वो हमारे पास हो जाएगी, GIT की टॉक्सिसिटी हो जाएगी वो जाम। तो मरीज़ हमारे पास किसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक जो है ना वो शॉक, उसके अंदर मरीज़ जो है ना वो आपको जाता हुआ दिखाई देगा। एक मिनट, इसको यहाँ से थोड़ा सा फोकस कर लूँ, ठीक है। तो अगर हाइपोवोलेमिक शॉक आ गया, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी और GIT की हमारे पास परफोरेशन आ गई है, तो ये पक्का केस है सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस का, ठीक है। अब इसके अंदर इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन होगी और परफोरेशन ऑफ GIT, ये दो लफ्ज़ आपने याद रखना है। साथ में वो शॉक के अंदर मतलब बेहोशी के अंदर वो जाना शुरू हो जाएगा। इसमें भी सेम इसी तरह ल्यूकोसाइटोसिस भी आपको दिख जाएगी। और जब एक्सरे करवाएंगे तो आपको एयर अंडर डायाफ्राम जो है ना वो लाजमी मिलेगी, ठीक है। जब डायाफ्राम है उसके बिल्कुल नीचे जो है ना गोला सा नज़र आ रहा होगा। वजह क्या है, जब भी परफोरेशन होगी आपको एयर अंडर दी डायाफ्राम, ये पक्का निशानी है। तो ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है, आप इसके अंदर लेप्रोटमी जो है ना वो आपको करनी पड़ती है, जिसके अंदर हम एब्डोमेन के अंदर एक सर्जिकल इंसिजन दे के ना एब्डोमेन के अंदर वो जो भी चीज़ होती है उसको एग्जामिन करके वहाँ से उसको जो है ना वो फिर आपने ठीक करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास चंद एक चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने अगर पेशेंट आपके पास आ गया, आपने देख लिया इसको जनरलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, प्राइमरी है, ये सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन क्या होगी। अब डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं OPD में, डॉक्टर साहब को पता ही नहीं है कि करना क्या, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मोटी मोटी सी चीज़ें हैं जो आप अगर करवा लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, मतलब आपको जल्दी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपने जो है ना वो एब्डोमिनल एक्सरे करवाना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखना है एयर अंडर द डायफ्राम सुपाइन में, मतलब लेटे हुए जो है ना वो आपने उसको एब्डोमिनल एक्सरे जो है ना वो रिकमेंड कर देना है, ठीक है। वहाँ पे डाइलेटेड गैस फील्ड लूप आपको बबल मिल सकती है, ठीक है। जो आपकी इंटेस्टाइन उसके अंदर कोई भी अगर गैस वगैरह है तो वो गैस बबल जो है ना वो आपको वहाँ पे डाइलेटेड फॉर्म के अंदर मिल गई तो पता चल जाएगा आपको। फिर हमने उसी पेशेंट को इरेक्टेड करके मतलब खड़े करके जो करवाना है ना, तो इसके अंदर हम देखेंगे एयर अंडर द डायफ्राम, ठीक है। खड़े करवा के जब एक्सरे करवाते हैं तो इसके अंदर हम एयर अंडर द डायफ्राम देखेंगे। जब उसको लिटा के देखेंगे तो हमें कोई भी इंटेस्टाइन के अंदर गैस बबल नज़र आ रहा है तो वो हमें नज़र आएगा। तो ये दो एक्सरे आपने लाजमी करवाने हैं। फिर हमने जो है ना वो एक लेटरल साइड से करवाने के, गैस अगर एब्डोमिनल वाल के नीचे चली गई है तो वो भी फिर हमें देखें। फिर हम साथ में क्या करते हैं, फुल CBC करवा लेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी चीज़ रेज्ड है। वाइट सेल इसके अंदर मोस्टली हम देखते हैं। फिर आपने C रिएक्टिव प्रोटीन देखने, CRP। अभी अजान हो रही, बाकी अजान के बाद। ओके जी, अगेन वेलकम। तो हमने दो एक्सरे करवा ले, CBC करवा ली, C रिएक्टिव प्रोटीन हमने करवा लेनी है, ठीक है। साथ में ही आपने जो है ना वो CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड भी लाजमी करवा लेना है, ठीक है। फिर ये करवाने के बाद आप क्या करेंगे, पेरिटोनियल फ्लूइड जो है ना वो निकालेंगे। रूटीनली नहीं करते, लेकिन अगर आपको एक्सरे और CT और इसके अंदर कोई शक चल रहा है ना तो फिर आपने जो है ना वो पेरिटोनियल जो है ना क्या कहते हैं एस्पायरेशन इंजेक्शन के ज़रिए जो है ना वो या कोई भी ट्यूब होती है उसके ज़रिए हम ना पेरिटोनियम से फ्लूइड निकाल लेना है, उसको हमने एग्जामिन करना है। अगर तो वो बाइल होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कोई भी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है या फिर कोई भी गाल ब्लैडर का इशू है, ठीक है। तो अगर गाल ब्लैडर में ये मतलब पित्ते का इशू होगा या फिर कोई भी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होगी तो हमारे पास जो पेरिटोनियल एस्पायरेशन है उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके अंदर मेरी जान आपके पास पेप्टिक अल्सर या फिर हमारे पास कोई भी गाल ब्लैडर की इंजरी होगी। अगर उसी फ्लूइड के अंदर आपके पास पस आ गई है तो इसका मतलब है कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, फ़ौरन से एंटीबायोटिक। तो पस अगर आ जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, अगर वहाँ पे पेरिटोनियन के अंदर कोई भी बाइल आ गया तो हमारे पास परफोरेटेड पेप्टिकल से या गाल ब्लैडर फट गया। अगर उसके अंदर ब्लड भी तो आ सकता है पस के साथ, तो ब्लड आ जाए तो इसका मतलब है इंट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग, कोई भी आर्गन की इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है तो इस वजह से हमारे पास आ गया। तो अब आपके पास जनाब मरीज़ आ गया है, डॉक्टर साहब आप इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट मैं यहाँ पे ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसका अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं इसको रेज़ करके ना फिर ट्रीटमेंट इसकी शेयर करता हूँ। होपफुली यहाँ तक कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसी पेरिटोनाइटिस की जो है ना वो ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। हमारे पास दो तरह की ट्रीटमेंट होगी। एक हमारे पास होगी जनरल केयर ऑफ पेशेंट, हमने
कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जनरल केयर करनी है। एक हमारे पास होती है जी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है, जो काज होगा यहाँ पे हम स्पेसिफिक उसकी करेंगे। जनरल में क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जी एब्डोमेन के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ फट गई है या कुछ भी पस निकल रही है, तो आप मरीज़ को NPO करेंगे। NPO मतलब खाली पेट रखेंगे, नील बाय माउथ, मुंह से उसे कुछ भी नहीं खिलाना, IV हर चीज़ उसे देनी है। साथ में आप जो है ना उसकी NG ट्यूब पास करेंगे, नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब नाक से डाल के गैस्ट्रिक उसके मैदे तक ले जाएंगे, ठीक है। अब मैदे के अंदर आपने जाके क्या करना है, इस ट्यूब के ज़रिए जितना भी आपके पास गैस्ट्रिक है ना चीज़ें, उसको डीकम्प्रेस करना है, उसको चीज़ें को निकाल देना है, सक कर लेना आउट, ठीक है। साथ में आपने ड्रिपें वगैरह लगवानी है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है ना उसको बैलेंस रखना है, ताकि मरीज़ कहीं शॉक के अंदर न चले जाए। साथ में आपने जो है ना वो एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, क्योंकि ये मरीज़ इन्फेक्शन के अंदर जाना चाह रहा होता है, तो एंटीबायोटिक जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है ना वो आप दे सकते हैं। साथ में एनाल्जेसिया, क्योंकि उसको पेन है, वो ड्रिप के अंदर डाल के एनाल्जेसिक दे देंगे। और उसको वाइटल सिस्टम सपोर्ट, जो उसकी BP है, पल्स